नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती प्रभावती, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, JBS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर से हूँ। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र भाग 2 के अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय लेखांकन का सामान्य उद्देश्य। राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। राष्ट्रीय आय का अर्थ, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय की गणना में योगदान देने वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधियां, राष्ट्रीय आय का वर्तुल प्रवाह, राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं या राष्ट्रीय आय का समुच्चय, राष्ट्रीय आय मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित और असम्मिलित होने वाली मदें, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ और लास्ट में राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व। इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मैं आपको राष्ट्रीय आय की गणना के विषय में सामान्य जानकारी देना चाहती हूँ। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन सिद्धांत के आधार पर 1867-68 में की थी। उस समय उन्होंने राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय को केवल 20 रुपये आंकी थी। भारत में 1951 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना कर रहा है और राष्ट्रीय आय की गणना एक वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है और वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि तक चलती है। हम अपने जितने भी आर्थिक लेखांकन के कार्य हैं उनकी समीक्षा वर्ष में 4 बार करते हैं, हर 3 महीने के बाद। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आती हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, जिसमें उद्योग व निर्माण क्षेत्र आता है। और तीसरा क्षेत्र है बच्चों सेवा क्षेत्र, जिसमें हमारा शिक्षा, चिकित्सा या अन्य आदि आते हैं। और हमारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय लेखांकन का सामान्य उद्देश्य। इसमें सबसे पहले विधिवत अभिलेख रखना, यानी जितना भी हमारा वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से संबंधित जितना भी हमारा विवरण है, आंकड़े हैं, उनको संजो कर रखना, स्टोर रखना। नेक्स्ट है व्यावसायिक संपत्तियों को सुरक्षित रखना, शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का निर्धारण, विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक, लेखांकन व्यावसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। यह विश्लेषण और निर्वचन करने की कला है। सभी सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। ये सभी राष्ट्रीय आय लेखांकन के सामान्य उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ मूलभूत संकल्पनाएं। एडम स्मिथ ने अपनी महत्वपूर्ण कृति एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने कहा है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर या गरीब कैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि प्रकृति से प्राप्त हैं वे देश प्राकृतिक रूप से अधिक धनी हैं। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। वास्तव में किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि मुख्य बात यह है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो तथा आय व संपत्ति का सृजन हो। इस पूरे संकल्पना का जो सार है वो यही कहा जा सकता है बच्चों कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं प्राकृतिक या मानवीय, हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, विशिष्टीकरण कैसे करते हैं, ये चीज़ निर्भर करती है किसी देश की आर्थिक तरक्की का, न कि उसके प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों के अधिक या कम होने का। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय का अर्थ। किसी देश की राष्ट्रीय आय देश में प्रतिवर्ष उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। और राष्ट्रीय आय की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर की जाती है। इसका तात्पर्य यह है किसी देश की राष्ट्रीय आय में जो योगदान होता है वो उस देश में प्रतिवर्ष जो हमारी निश्चित अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च के आधार पर जितना भी उत्पादन होता है, चाहे भौतिक वस्तुएं हों अभौतिक वस्तुएं हों, वे सभी का योग, सामूहिक योग को हम राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। इसे एक परिभाषा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार
देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं सेवाओं का जो वास्तविक योग प्राप्त होता है वही शुद्ध वार्षिक आय कहलाती है। अर्थात भौतिक अभौतिक वस्तुओं का जो शुद्ध योग होता है, इसमें जितने भी मूल्यह्रास हैं, टूट फूट है, उन सबको घटा दिया जाता है और शेष जो बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। बाद है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय के बारे में बताती है। अर्थव्यवस्था की कुल आय से कुल जनसंख्या को भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जा सकती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का एक सूत्र है जो इस प्रकार है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय को भाग देंगे हम कुल जनसंख्या से। इसका तात्पर्य है बच्चों कि प्रति व्यक्ति हमारी औसत आय को दिखाती है, हर व्यक्ति की आय को नहीं बल्कि औसत आय को, यानी देश में अधिकतर लोगों को ज़्यादातर लोगों की आय अधिक है या कम है, ये हमारे औसत को दिखाती है। और इसको प्राप्त करने के लिए हम कुल जनसंख्या से कुल राष्ट्रीय आय को भाग दे देते हैं और जो हमारा उत्तर आता है वो हमारा प्रति व्यक्ति औसत आय का आता है। इसके बाद आती है बच्चों राष्ट्रीय आय की गणना में योगदान देने वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधियां। इसमें सबसे पहले है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ प्रकृति की होती हैं, अर्थात ये लंबी अवधि के लिए चलती हैं और ये अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती, अर्थात ये टेम्परेरी, इनका कोई यूज नहीं है, लंबे समय तक चलती रहती हैं टर्न बाई टर्न। इनका जीवन काल आहार और वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है, यानी जैसे हमारा खाना है, एक समय खाने के बाद हम दोबारा फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम तैयार होते हैं, हमें भूख लगती है, हम फिर खाते हैं। कपड़े भी कुछ समय पहनने के बाद हमारे दोबारा हमारी ज़रूरत होती है उन्हें पहनने की, खरीदने की। लेकिन हमारी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो ऐसी नहीं हैं, एक बार खरीदने के बाद लंबे समय तक वो हमारा साथ निभाती हैं। ऐसी वस्तुओं में हैं औजार, उपकरण और मशीन आदि आते हैं। इससे उत्पादन में मदद मिलती है और उत्पादन संभव हो पाता है। इन वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी के भाग एक भाग इसलिए कहा है बच्चों क्योंकि ये पूंजी संबंधी जितने भी कार्य हैं, इसके अलावा एक मानवीय प्राकृतिक कारण भी हैं। किसी भी देश की जितना भी उत्पादन होता है उनको तैयार करने में केवल पूंजीगत साधन ही नहीं बल्कि मानवीय और प्राकृतिक साधनों का भी योगदान होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इन वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है, क्योंकि मानवीय प्राकृतिक संसाधन जब मिलते हैं तभी संपूर्ण उत्पादन तैयार होता है। पूंजीगत वस्तुओं में क्रम से टूट फूट होती रहती है, अतः समय समय पर इनकी मरम्मत की जाती है, क्योंकि जितनी भी मशीनें संबंधी जितने भी उपकरण हैं उन सबको समय समय पर रिपेयरिंग की या फिर मरम्मत की जरूरत होती है, जिसको हम मूल्यह्रास की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मध्यवर्ती वस्तुएं। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक आगत या इनपुट सामग्री के रूप में कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग। ये मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो प्राय अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में प्रयुक्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे सभी वस्तुएं आती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देती हैं, जिनको हम कच्चा माल कह सकते हैं। अब है बच्चों अंतिम वस्तुएं। इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मिल को कपास बेचते हैं, जहां कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मिल को विक्रय किया जाता है, जहां उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा इनका रूपांतरण कपड़े में होता है तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं को अंतिम उपयोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिसका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। इस उदाहरण में बच्चों हमने देखा है कि सबसे पहला उत्पाद हमारा कपास है, उसके बाद धागा है, फिर वो मिल के पास जाता है, मिल उससे धागे से कपड़ा तैयार करता है, फिर वो विक्रय के लिए बाजार जाता है, फिर वो अंतिम उपभोक्ताओं तक पहनने योग्य तैयार होता है। इसके बाद है बच्चों प्रवाह। अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य वार्षिक होते हैं, जैसे वार्षिक लाभ अथवा उत्पादन,
प्रवाह को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है बच्चों, निश्चित समय अवधि यहाँ भी दिखाया गया है। इसका अर्थ यह है कि एक वर्ष की निश्चित अवधि में 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में जितने भी हमने आर्थिक लेन देन किए हैं उन सब के योग को हम यहाँ प्रवाह में शामिल करते हैं। इसलिए इसको एक प्रवाह कहा गया है, क्योंकि 1 अप्रैल से जितने भी आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होती हैं और वो चलकर अंतिम समय 31 मार्च की अवधि तक चलती रहती हैं, तो ये सारा हमारा जो समय अवधि है ये प्रवाह में गिना जाता है, इसको हम प्रवाह कहते हैं। इसके बाद है बच्चों स्टॉक। वास्तव में पूंजीगत वस्तुएं हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों से सेवाएं प्रदान करती हैं, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं क्योंकि टिकाऊ प्रकृति की होती हैं, इसलिए बार बार इनका इस्तेमाल करते हैं और उत्पादन के विभिन्न चक्रों में हमें ये हमारे उत्पादन में योगदान देती हैं। जैसे फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समय अवधि से संबंध होते हैं, इसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है। स्टॉक और प्रवाह को एक उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे एक नल से किसी हौज को भरा जा रहा है, नल से प्रति मिनट जितना पानी हौज में भरा जा रहा है वह प्रवाह है, और पानी टैंक में जो एक निश्चित समय पर उपलब्ध है वह स्टॉक है। यानी प्रवाह इस उदाहरण के द्वारा भी एक निरंतरता को दिखा रहा है, क्योंकि पानी हौज में भरा जा रहा है वो एक प्रवाह है, और एक समय के बाद जितना पानी स्टॉक में जमा हो चुका है हौज में वो एक स्टॉक है। इसके बाद है बच्चों आय का वर्तुल प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और राष्ट्रीय आय गणना की विधि। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। जैसे मानवीय श्रम का योगदान, जिसको हम वेतन देते हैं या मजदूरी देते हैं। दूसरा है पूंजी का योगदान, जिसका पारिश्रमिक ब्याज के रूप में चुकाया जाता है। उद्यमी का योगदान, जिनका पारिश्रमिक लाभ है, और भूमि का योगदान, जिसका पारिश्रमिक लगान है। तो ये सारे उत्पत्ति के साधन हैं जो सबसे पहले वेतन पाने के हकदार होते हैं, और उत्पत्ति के साधनों में सबसे पहला योगदान इन्हीं का होता है, क्योंकि कोई भी उत्पादन बनकर तभी तैयार होता है जब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इन सब 5 के योगदान से उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह को हम एक चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक फर्म वस्तु और सेवाओं का उत्पादन एक परिवार के लिए करती है। जैसे यहाँ है चित्र में वस्तु और सेवाएं हैं, फर्म है वो अपने सभी सारे उत्पादन को एक परिवार के लिए तैयार करती है, उत्पादन करती है, और परिवार उन सब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में अपनी आय का प्रयोग करता है, और परिवार अपनी आय का अधिकांश हिस्सा इन्हें खरीदने के लिए व्यय करता है, और यही व्यय किसी दूसरे परिवार की आय का हिस्सा बनती है, और इसी को ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे पूरे वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष की निश्चित समय अवधि में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाती है, जिसको हम क्रय शक्ति के रूप में भी दर्शा सकते हैं। अब है बच्चों राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं या राष्ट्रीय आय का समुच्चय, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का समुच्चय प्राप्त करने के लिए हमें 4 तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम जीएनपी के रूप में दर्शाते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, जिसे हम एनडीपी कहते हैं, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम एनएनपी कहते हैं। सबसे पहले बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु सेवाओं का बाजार मूल्य है, इसमें विदेशों से अर्जित आय शामिल नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि एक वर्ष की निश्चित अवधि में घरेलू सीमा के भीतर, अर्थात देश की सीमाओं के भीतर रहकर हमने कुल कितना उत्पादन किया है, इस सब के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं होती। इसे एक सूत्र के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर पी इंटू क्यू। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, पी का अर्थ है बाजार कीमत, और क्यू का अर्थ है उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा। इसके बाद है बच्चों साधन लागत पर जीडीपी या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है। अतः साधन लागत बाजार कीमतों में से वर्ष की निश्चित समय सीमा में फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का माप है। अर्थात साधन लागत पर का मतलब होता है कि
उत्पादकों के द्वारा जो भी कीमत दी गई हो और इन सब की सहायता से हमने जितना भी उत्पादन किया है, इन सब के सामूहिक योग को हम साधन लागत पर जीडीपी कहते हैं। इसे सूत्र के द्वारा समझ सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर बराबर सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर में से शुद्ध परोक्ष करों को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं। यानी जितने भी अप्रत्यक्ष कर साधकों द्वारा या उत्पादन के स्वामियों के द्वारा चुकाए जाते हैं या फर्मों के द्वारा चुकाए जाते हैं, उन सबको हम घटा देते हैं और सरकार ने जितनी भी आर्थिक सब्सिडी दी है, आर्थिक सहायता या अनुदान दिए हैं, उन सबको जोड़ देते हैं। इसके बाद है बच्चों साधन लागत पर एनएनपी या राष्ट्रीय आय। एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में अर्जित साधन आय का योग है। यानी हमारा एनएनपी यानी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय जो हमारी कहलाती है, वो है हमारे जितने भी हमने उत्पत्ति के सभी साधनों को, पांचों साधनों को, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस को, जो भी हमने पारिश्रमिक या वेतन के रूप में दिया है, इन सब के सामूहिक योग को हम यहाँ दर्शाते हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा नेक्स्ट बिंदु है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास यानी मशीनों की टूट फूट, घिसावट को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। एनएनपी प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की निश्चित अवधि में जितना भी उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन को करने के लिए मशीनों में कुछ न कुछ टूट फूट अवश्य हुई होगी, जिसकी हमने रिपेयरिंग की है, उस पर खर्च किया है, तो उस सारे खर्च को हम जो घिसावट व्यय है या मूल्यह्रास है, उस सबको घटा देते हैं और जो शेष बचता है वो हमारा एनएनपी बचता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट बचता है। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। इसमें उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी कहते हैं। उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। फर्म के निवल या शुद्ध योगदान को जिस शब्द से सूचित किया जाता है उसे मूल्यवर्धित कहते हैं, अर्थात वैल्यू एडिड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक वर्ष में हमने जितना भी उत्पादन किया है उसमें हमने जितना भी योगदान आगे बढ़ाया है, यानी वो बाजार में जब बिकने के लिए तैयार हुई है, कच्चे माल से जब तैयार माल हुआ है, उसमें जितना भी कीमतों का योगदान हुआ है, उन सबको हम मूल्यवर्धित में रखते हैं। जैसे किसी फर्म का मूल्यवर्धित उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। फर्म के मध्यवर्धित का वितरण उत्पादन के चारों कारकों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता में किया जाता है। इसलिए फर्म द्वारा अदा की गई मजदूरी, ब्याज, लाभ और लगान फर्म की मूल्यवर्धित में जुड़ना चाहिए। मूल्यवर्धित एक प्रवाह है, क्योंकि इसलिए कहा है क्योंकि पहले कच्चा माल उत्पादक कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उत्पत्ति के पांचों साधनों को लगाकर और उनको पारिश्रमिक चुकाकर हम उत्पादन तैयार करते हैं, फिर अगला उत्पादन तैयार करते हैं और ये उत्पादन तब तक चलता रहता है जबकि एक देश की सीमाओं के भीतर प्राकृतिक, मानवीय व पूंजीगत संसाधनों को लगाकर हम कुल उत्पादन नहीं करते हैं, यानी जिसको हम राष्ट्र की सीमा में हम मांग के रूप में दर्शाते हैं। इसके बाद है बच्चों, इसे हम एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कुल उत्पादन है, किसान इसकी राशि जो है रुपए में चुकाता है 100 रुपये, मध्यवर्ती वस्तुएं शून्य हैं किसान के लिए और मूल्यवर्धित 100 रुपये हैं। किसान 100 रुपये मूल्य का गेहूं उपजाता है। बेकरों को यानी ब्रेड बनाने वाले व्यक्ति को अपने ब्रेड का उत्पादन करने के लिए 50 रुपये का गेहूं खरीदना पड़ता है। इस मात्रा का उपयोग करके एक वर्ष के दौरान 200 रुपये मूल्य की ब्रेड बनाता है। बेकरों के निवल या शुद्ध योगदान की गणना करने के लिए हमें गेहूं का मूल्य घटाना होगा, जो कि किसान से क्रय करते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो दोहरी गणना हो सकती है। अतः बेकरों का निवल या शुद्ध योगदान 200 में से यहाँ से 50 रुपये यानी जिसकी उसने ब्रेड के लिए गेहूं खरीदा है उसको माइनस कर देते हैं और उसका शुद्ध योगदान 150 रुपये या मूल्यवर्धित होता है। अतः अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का समस्त उत्पादन 100 रुपये किसानों का शुद्ध योगदान यानी कि जो गेहूं के रूप में उसने उपजाई है, इसमें हम 150 रुपये जो बेकरों का शुद्ध योगदान है इसको जोड़ देते हैं और जो मूल्यवर्धित कीमत है वो 250 रुपये हमारी तैयार होती है। तो हमारी जो ये 150 रुपये है, 150 रुपये ये मूल्यवर्धित है, जो हम अर्थव्यवस्था में हमेशा विद्यमान रहती है, जिसको हम लेकर चलते हैं और एक वर्ष की निश्चित अवधि में जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तुओं और सेवाओं का, उन सब में इसको हम जोड़ देते हैं।
अब है बच्चों व्यय विधि। सकल घरेलू उत्पाद की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर करती है। इस गणना विधि में उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं के उपभोग पर किए गए कुल व्यय एवं समस्त वस्तुओं के योग को शामिल किया जाता है। इसलिए यहाँ मांग पक्ष को स्पेशली दिखाया गया है क्योंकि ये उपभोक्ताओं के उपभोग और बचत के योग के आधार पर तय होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी कुल आय का कितना हिस्सा खर्च करता है। यहाँ इसलिए मांग पक्ष का विशेष रूप से यहाँ उल्लेख किया गया है। इसके बाद है बच्चों, यहाँ एक नोट दिया गया है, यह विधि कम ही व्यवहारिक है क्योंकि उपभोक्ताओं के व्यय और बचत की जानकारी प्राप्त करना कठिन कार्य है। ये वास्तव में बच्चों प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम देखें तो हर व्यक्ति की बचत और आय और उसके उपभोग व्यय को देखना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इस विधि का प्रयोग व्यवहार में थोड़ा सा कम ही देखने में आता है। इसके बाद है बच्चों आय विधि। इस विधि में उत्पत्ति के साधनों की आय को जोड़ा जाता है। उत्पत्ति के साधन की आय भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, इन सबको जो हम पारिश्रमिक के रूप में सबसे पहले देते हैं, इन सब की आय को जोड़ देते हैं। इसे व्यावसायिक गणना विधि भी कहा जाता है। उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस आदि को प्राप्त होने वाली समस्त आय का योग ही आय विधि कहलाती है। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होने वाली मदें, अर्थात कौन कौन सी ऐसी मदें, ऐसी वस्तुएं, ऐसी दृश्य अदृश्य वस्तुएं, सेवाएं इसमें हम शामिल करते हैं। वो इस प्रकार हैं। उत्पादन के साधनों के स्वामी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, जैसे मेरे स्वयं के द्वारा भूमि की कीमत भूमि मेरी स्वयं की हो सकती है, पूंजी मेरी स्वयं की हो सकती है, लेबर भी मैं स्वयं कर सकती हूँ। इन सब की कीमतें मैं बाजार कीमतों के आधार पर तय करती हूँ और इनको भी उत्पत्ति की लागत या उत्पादन लागत में शामिल करती हूँ। पूंजी निवेश जैसे इन्वेस्टमेंट, नए घर का निर्माण आदि, क्योंकि जब हम कोई पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी निवेश का अर्थ है बच्चों कि हम एक ऐसा निवेश करें जिससे कि नए लोगों को रोजगार मिले और नया उत्पादन बढ़े। जब हम नए घर का निर्माण कर रहे हैं तो हम अनेक व्यक्तियों को रोजगार भी दे रहे हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है, मांग भी बढ़ रही है, तो इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है ऋण पर ब्याज का भुगतान, क्योंकि ऋण जो हमने लिया है वो कहीं ना कहीं हम उत्पादन कार्य में खर्च के लिए लिया है और उस पर जो हम ब्याज चुकाएंगे वो उत्पादन में योगदान का एक हिस्सा होगा, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। परीक्षा फीस आदि का भुगतान, इसको भी हम राष्ट्रीय आय का हिस्सा मानते हैं क्योंकि हमने जो भी फीस चुकाई है तो हमारा जो सेवाएं आती हैं, सेवाओं में हमने डॉक्टर, चिकित्सा, शिक्षा इन सब को जोड़ा है, तो उस पर हमने फीस चुकाई है, तो कहीं ना कहीं हमारी सेवाओं का योगदान में बढ़ोतरी हो रही है, इसको भी हम राष्ट्रीय आय की मदों में शामिल करते हैं। इसके बाद है बच्चों राष्ट्रीय आय में असम्मिलित होने वाली मदें, को क्या क्या चीज़ें हम उसमें शामिल नहीं करते हैं, जो वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में होती जरूर है लेकिन हम इसको शामिल नहीं करते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, पुरानी वस्तुओं की बिक्री, अचानक प्राप्त आय जैसे किसी प्रतियोगिता आदि से, भूकंप से हुई इमारत की हानि आदि, क्योंकि ये सभी जितने भी हमारे खर्च हैं ये सरकार की एक कल्याणकारी जिम्मेदारी है लोगों के कल्याण के लिए। इनके बदले कोई नया उत्पादन नहीं हुआ है, कोई नए लोगों को रोजगार नहीं मिला है, इसलिए लेकिन अर्थव्यवस्था में ये भी अत्यावश्यक कार्य हैं, तो इनको हम लेकिन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं मानते हैं क्योंकि उस वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में इनसे कोई योगदान नहीं हुआ है, इसलिए इनको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। यहाँ एक नोट दिया गया है बच्चों, क्योंकि इस आय के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ, क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आती हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने में, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव, सबसे पहले यही है कि जितने आंकड़े हमें चाहिए और रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाते हैं। दूसरा है व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। व्यवसाय के हिसाब से विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, यानी किसी भी उत्पादन विशेष में जब हम विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा विशिष्टीकरण का भारत में काफ़ी हद तक अभाव पाया जाता है, तो इससे संबंधित भी हमें उत्पादन में उतनी ग्रोथ, उतनी बढ़ोतरी नहीं मिल पाती जितने की हम लेकर चलते हैं। इसके बाद कुछ वस्तुओं सेवाओं का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत निर्धारण का अभाव। बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं भारत के कई हिस्सों में ऐसी हैं, अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में ऐसी हैं जिनको हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल नहीं करते और वो गणना से अधूरी रह जाती हैं। इसके बाद देश में औद्योगिक अक्षमता का पूर्ण उपयोग न होना। हमारे देश के अंदर जितनी भी औद्योगिक कार्यक्षमता है उनकी,
या उनसे हम जितना भी अधिक से अधिक कार्य ले सकते हैं अपने निर्धारित समय अवधि में, उतना हम नहीं ले पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, प्राकृतिक, मानवीय, कच्चा माल, अन्य बहुत सारी प्राकृतिक विपत्तियां भी हो सकती हैं। इन सब के कारण से हम अपनी जितनी भी औद्योगिक क्षमता है इसका पूरा उपयोग करने में समय समय पर असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद है बच्चों, सरकार द्वारा लगाए गए कर तथा व्यय के कारण राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होना, क्योंकि नए कर लगाने से, खर्च होने से, क्योंकि हमेशा भारत में स्थिति यह है कि सरकार के खर्चे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन उस हिसाब से करों के रूप में आय प्राप्त कम होती है। तो इन दोनों का ब्यौरा समय समय पर हमें नहीं मिल पाता है, जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनने से रह जाती हैं। इसके अलावा है बच्चों, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन तथा शिक्षा व जागरूकता का अभाव। ये मुख्य कारण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि लोगों की जागरूकता भी नहीं है, लोग पूरी तरह से शिक्षित भी नहीं हैं, और सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन है जिसमें वे कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता का शिकार रहते हैं। वो अपनी पूरी आय को, पूरे खर्च को, पूरी बचत को बताने में कई बार संकोच करते हैं, तो हमें सही आंकड़े मिलने में थोड़ी सी परेशानी आती है। इसके बाद है बच्चों, दोहरी गणना की समस्या। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो दो दो बार गिने जाते हैं। हमें सही मूल्य की जानकारी प्राप्त होने में कई बार दिक्कत आती है, तो अर्थव्यवस्था में कई वस्तुओं की दोहरी गणना हो जाती है। और नेक्स्ट है बच्चों, अमुद्रित अक्षेत्र का प्रभाव। अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जहां मुद्रा के द्वारा नहीं बल्कि वस्तु से वस्तुएं अदला बदली करने की प्रथा आज भी प्रचलित है, जिसको हम अमौद्रिक क्षेत्र कहते हैं, जिसमें हमारा जनजातीय क्षेत्र है, सुदूर हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, या लोगों की समझदारी का भी अभाव हम कह सकते हैं, जागरूकता का अभाव भी कह सकते हैं। इन सब कारणों से हमें राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं, जो राष्ट्रीय आय के वास्तव में आकलन करने की व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिनका हमें निराकरण करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े समय पर और सही मात्रा में हमें प्राप्त हो सके, जिससे हमें राष्ट्र की उन्नति का सही खाका बनाने में मदद मिल सके। इसके बाद है बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व। भले ही कठिनाइयां कितनी हो, लेकिन राष्ट्रीय आय का अपना महत्व है। उस महत्व के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। तो हम ये देखते हैं कौन कौन से महत्व हैं। पहले है, राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी देती है। इससे उद्योगों, कृषि, सेवाओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि हम किसी देश को कैसे कहेंगे कि वो देश अमीर है या गरीब, केवल उसकी अर्थव्यवस्था को देखकर कि वो विकसित है या विकासशील। और ये जानने के लिए विकसित है या विकासशील केवल हम उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर ही आकलन करते हैं। इसके बाद है, राष्ट्रीय आय की सहायता से दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जो हम कई बार आपस में बातचीत में कहते हैं बच्चों कि वो देश अमीर है, अमेरिका अमीर है, भारत विकासशील है, यानी विकास हुआ नहीं, विकास कर रहा है, अपने पथ पर निरंतर अग्रशील है, अग्रसारित है कि वो विकास करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भेद है, जो हमारा डिस्टिंग्विश है, ये अंतर जो है, ये केवल राष्ट्रीय आय के आधार पर ही हुआ है। इससे हम दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था, रोजगार, आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल उत्पादन, अन्य सभी जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, जितने हमारे बिंदु हैं, इनकी हम तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की आर्थिक नीति देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है, यानी सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाएं किस आधार पर बनाती है, ये केवल राष्ट्रीय आय को देखकर ही अनुमान लगाती हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाती हैं, और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा बच्चों, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना जब पूरी होती है एक वर्ष की निश्चित अवधि में, इसके बाद वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आंकड़ों के रूप में प्रकाशित होती हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश पिछले कुछ वर्षों की तुलना में वास्तव में किस स्थिति पर है, किस पायदान पर है, हमने तरक्की की है या हमने कुछ गलतियां की हैं, अगर या हमने पहले से बेहतर अपना योगदान दिया है अर्थव्यवस्था में। तो इन सब के आधार पर हम भावी नीतियां बनाते हैं, भावी योजनाएं बनाती हैं, जिनको हम पंचवर्षीय योजनाएं के रूप में कार्यान्वित करते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमान के आधार पर किसी भी देश की सरकार भावी योजनाओं का निर्माण करती है। केवल राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर ही हम यह तय करने में समर्थ हो जाते हैं कि हमें आने वाले 5 वर्षों के लिए किस तरह की योजनाएं बनानी है, कृषि पर अधिक ध्यान देना है या उद्योगों पर अधिक ध्यान देना है या निर्माण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना है, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अर्थात कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, इन तीनों के योगदान को ही हम अर्थव्यवस्था का एक सामूहिक रूप बताते हैं।
क्योंकि इन्हीं सब के इर्द गिर्द हमारा कुल उत्पादन, कुल आय, कुल रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, सभी कुछ, देश की तरक्की, ये सभी कुछ हमारा इन्हीं तीनों सेक्टर्स के, तीनों क्षेत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। बच्चों, पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानबोधक प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियां हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कृषि और उद्योग में से किस क्षेत्र का है, भारत की राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में कैसी है, राष्ट्रीय आय को मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण लिखिए, स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए, अंतिम वस्तुओं के 2 उदाहरण लिखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की 2 कठिनाइयाँ बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना के महत्व के 2 बिंदु लिखिए। तो बच्चों, आपका आज का चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।